आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में जो कुछ पढ़ा था उम्मीद है कि समझ आया होगा। उसमें जो चीजें हमने कवर की थी उसका मैं आपको पहले एक क्विक रिव्यू दूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने सेल्स टैक्स के कुछ बेसिक्स बिस्मिल्लाह पढ़े थे और कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे। आप सिर्फ पॉइंट्स के नाम गिनवाते जाएं। पहला क्या था, दूसरा, तीसरा, चौथा। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो यार। ओके, उसके बाद क्या ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए थे? फिर हमने ये किया कि इन पॉइंट्स को क्यों जिक्र किया, क्योंकि सारी की सारी बातें हमें कल या पिछली क्लास, पहली क्लास में जो हमने सेल्स टैक्स का फर्स्ट मेथड पढ़ा उसमें उसकी जरूरत थी। सेल्स टैक्स के लिए कैलकुलेशन का एक नहीं बल्कि हमारे कोर्स में KF2 में 2 मेथड से। पहला मेथड आपने पहली क्लास में सीख लिया, उस पर एक छोटी सी वर्किंग भी आपने कर ली। अब उसके कुछ पॉइंट्स रिकॉल करते हैं कि पहले मेथड में क्या था, वो भी मैंने आपको कहा था कि लिख लो। नंबर 1, हु इज लायबल टू पे, इंपोर्टर और दूसरा पॉइंट रेट क्या होगा, तीसरा पॉइंट वैल्यू क्या होगी, रिटेल प्राइस, और गुड्स कौन सी होंगी, ओनली एंड ओनली गुड्स जो लिस्टेड हैं इन द थर्ड शेड्यूल। मैंने थर्ड शेड्यूल भी आपको दिखाया था और ये भी कहा था कि आपको उसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग कि वो सारी की सारी गुड्स अगर कोई याद करना चाहे पहले ही उसको याद है, क्योंकि वो ज्यादातर घर में डे टू डे इस्तेमाल होने वाली कंज्यूमेबल्स थी। और एग्जामिनर आपको कभी भी एग्जामिन करता है तो उस लिस्ट में से कोई चीज लेते हुए, या कभी तो नाम भी नहीं लिखता, लिखता है गुड्स कौन सी, खुद बता देता है थर्ड शेड्यूल गुड्स। अब हमने करना क्या है कि सप्लाई चेन में जिसमें मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर टॉप पे आता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आता है और रिटेलर एंड पे आता है। इस पूरे सप्लाई चेन में हमने बंदा आइडेंटिफाई किया जिसपे सरकार की नजर थी, सिर्फ एक पे, मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर, उस पे नजर है। इसका मतलब है कि लायबिलिटी टू पे का मतलब है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट लायबिलिटी किसकी है, तो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, कस्टमर, ये सब ऐसे लोग हैं जो टैक्स को पे तो करेंगे, पास ऑन तो करेंगे, बर्डन तो शिफ्ट करेंगे, मगर इन्हें एक भूत का चेहरा नहीं देखना। और वो भूत कौन है, FBI। इनका वास्ता नहीं है उससे। FBI से वास्ता सिर्फ किसका पड़ता है, तो हर शरीफ इंसान को 2 भूत देखने पड़ते, एक भूत और एक भूतनी। समझ तो गए होंगे। ओके, आज हम पढ़ी हुई बात पिछली को रिकॉल कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। आई एम हैप्पी कि तुम लोगों ने चीजें नोट भी की और लिखी भी। आज सेकंड मेथड स्टार्ट होगा और सेकंड मेथड वो मेथड है जिसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स मेथड, VAT। सेल्स टैक्स के कितने मेथड हैं, 2। वैसे तो 5 मेथड हैं, कानून में मेथड 5 है, हमारे कोर्स में 2 है, बाकी फाइनल में पढ़ेंगे। तो 2 मेथड, पहला क्या था, थर्ड शेड्यूल मेथड, शाबाश। दूसरा कौन सा है, VAT मेथड, वैल्यू एडेड टैक्स मेथड। ठीक है, इस मेथड के लिए मैं एक एग्जांपल यूज करूंगा बेटा, और ये एग्जांपल मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, इन द सेंस के ये वो कॉन्सेप्ट है बेटा। VAT मेथड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत जरूरी है। मैंने एक दफा एक
हाई कोर्ट के लॉयर को ये मेथड समझाया, ठीक है। सेल्स टैक्स का एक केस था एफबीआर का, एफबीआर की तरफ से मुझे कंसर्न ऑफिसर मैं था, एक वकील साहब को हमने केस दिया हुआ था हाई कोर्ट में कि जी सरकार के आप वकील हैं, इतने लाख रुपए आपकी फी है, सरकार का केस आप लड़ेंगे। तो उसने कहा केस कौन सा है? हमने कहा ये केस है। पॉइंट्स कौन से हैं? ये पॉइंट्स हैं। तो हमें समझाना पड़ता है ना अपने वकील को। हमने सारे फैक्ट्स बताए, सारी चीजें बताई। अब जब मैंने ये मेथड उनको समझाया तो मुझे वो देखते देखते मुझे कहते हैं तंजू साहब अपनी जिंदगी तबाह कर दिया आपने। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने? कहते हैं जितना आपको आता है इतना तो किसी जज को भी नहीं आता। आप छोड़े ये क्या करते हैं आप, टैक्स ऑफिसर बन के बैठे हुए, छोड़े, आप आए टैक्स की वकालत करें, ठीक है। क्योंकि वकील साहब को हमने जो पैसे दिए थे उस केस के लिए वो मिलियंस में थे। किसी और को नाम नहीं लेंगे हम, सरकार की तरफ से मैं हेड ऑफ लीगल में था, एक चेक साइन किया मैंने सिर्फ एक केस का, एक वकील साहब था, टैक्स के वकील थे, चेक साइन किया। आपको पता है कितने पैसे उसको दिए सरकार ने? 95 लाख रुपए, 9.5 मिलियन। मैंने उसी दिन कहा घर जाके बीवी को कि मैं जॉब छोड़ के वकालत करना चाहता हूं। पहले तो उसने देखा, सब्र से सुना, मैंने कहा काम हो रहा है, फिर क्या कहा चुप करके बैठ जाओ। वो दिन आज का दिन, छोड़ दिया। अब मैं दूसरों को इंकरेज करता हूं, जो मैं नहीं कर सकता बेटा तुम कर लेना, ठीक है। देयर इज बिग मनी, देयर इज बिग मनी। टैक्स की वो नॉलेज है कि बाकी नौकरियां लोग छोड़ दें तो घर बैठ जाते हैं, टैक्स वाला नौकरी छोड़े तो अयाशी में आ जाता है, क्योंकि उसकी नॉलेज इतनी होती है। दिस इज नॉलेज, हियर इज मनी, ठीक है। तो आपको ऐसा मेथड सिखा रहा हूं जो $1 मिलियन मेथड है बेटा। सबसे पहली बात, आपने चंद चीजें इसमें से, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, तो लिखने के बजाय इस पे, वैसे मैं लिखवाता हूं, इस पे समझने पे फोकस करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी फिर लिखवाऊंगा, पेपर खुला रहना चाहिए, मेरे पास पेपर और पेन सामने होना चाहिए। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले बिलाल इस पे बाद में बात करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर कैसे बनता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद लॉयर होता है, उसको अलग से कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सुन लो बेटा, एक बात क्या है, बुनियादी बात यह है कि इस मेथड में भी सेल्स टैक्स कैलकुलेट होगा। अगर तुम्हें अक्ल है तो मेरे अगले सवाल का जवाब अक्ल को इस्तेमाल करके देना। मुझे बताओ इस मेथड में गुड्स कौन सी होंगी? मेरे पास कुछ पड़ा होना चाहिए ताकि उठा के मार सकूं। अच्छा आज पानी नहीं है, ये तुझे मारूंगा, तू तो बड़ा टारगेट पे मेरे, ये देख जरा, अटेंटिव रहना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कौन सी गुड्स पे इस मेथड से टैक्स कैलकुलेट करेंगे? मेथड नंबर 2, ऑनलाइन में दो बड़े, उसामा और क्या नाम है यार इसका, ऊपर चला गया, तलहा। यार लकी हो तुम, बहुत लकी हो, बच गए मेरे हाथ से क्योंकि सामने नहीं हो। वो कहते हैं थर्ड शेड्यूल मेथड, तो वो पहला मेथड किसके लिए था? पड़ोसियों के लिए। भाईजान अदर देन थर्ड शेड्यूल, अदर देन थर्ड शेड्यूल, तो गुड्स हो गई दो किस्म की, बताओ कौन सी? थर्ड शेड्यूल गुड्स एंड अदर देन थर्ड शेड्यूल गुड्स। थर्ड शेड्यूल गुड्स का मेथड वही है जो हमने पहले पढ़ा। हु इज लायबल टू पे? जल्दी बात करो, हु इज लायबल टू पे? मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर, एट व्हाट रेट, ऑफ व्हाट वैल्यू, ऑफ व्हिच गुड्स? तो थर्ड शेड्यूल में टैक्स 17% रिटेल प्राइस पे लगेगा और सिर्फ मैन्युफैक्चरर से लिया जाएगा, इंपोर्टर से लिया जाएगा। मगर सुन लो, अदर देन थर्ड शेड्यूल पे ऐसा नहीं है। अब निकालो कॉपी, लिखो हु इज लायबल टू पे। दोबारा लिखवा रहा हूं भाई, ऑनलाइन वालों लिखो लिखो लिखो। पहली चीज क्या लिख रहे हो तुम? हु इज लायबल टू पे। ये किस चीज की बात हो रही है? ये मेथड 2 की बात हो रही है। ये दूसरे मेथड की बात हो रही है जिसका हमने नाम भी रखा है। इस बच्चे का नाम क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स मेथड। क्यों बोलते हैं? सारा कुछ सीखोगे। पहली चीज क्या है इसमें? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, लायबल टू पे, लायबल टू पे। अब सुन लो, इस मेथड में लायबल टू पे होगा एवरी सप्लायर।
सप्लायर, एवरी सप्लायर। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी सप्लायर। तो लायबिलिटी टू पे किस पे है? बायर पे नहीं, किस पे? सप्लायर। अब सप्लाई चेन में कौन आता है भाई? सप्लाई चेन में कौन आता है? सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर। इन पे भी लायबिलिटी है क्योंकि ये सप्लाई करते हैं। चलो जी, इन पे टैक्स लग गया, आगे बढ़ो जी। आया कौन? डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, इस पे भी टैक्स लगेगा। क्यों? ये भी सप्लाई करते हैं। आगे बढ़ो भाई, ये कौन है? डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर में होलसेलर है। रिटेलर, रिटेलर भी सप्लाई करता है। इसका मतलब है अगले मेथड में, अगले यानी मेथड 2 में भूत को सब देखेंगे। भूत कौन है? एफबीआर, सब देखेंगे। इसका मतलब है पूरे सप्लाई चेन को टैक्स देना है। ठीक है, पिछले मेथड में ऐसा नहीं था। पिछले मेथड में सिर्फ एक था, मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर, बस। इसमें मिडिल मैन कौन? होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, और एंड कौन? सबको टैक्स देना है। पूरा सप्लाई चेन टैक्स देता है इस मेथड से। दूसरी बात लिखो, रेट क्या होगा? लायबिलिटी टू पे सप्लायर। ठीक है, एक बात एक बता देना चाहता हूं सबको, मेरी बात सुन लो मेरे बच्चों। इसमें हु इज लायबल टू पे में सप्लायर को मैं नंबर 1 कर रहा हूं, और सप्लायर के बाद एक नंबर 2 लिख के मैं खाली जगह छोड़ देता हूं, खाली। इसको बाद में फिल करेंगे। इसका मतलब बाद में नंबर 2 भी आएगा। इसमें कोई चीज बाद में आएगी, अभी नहीं। अभी आगे बढ़ो। नंबर 2, सेकंड पॉइंट ये है कि यहां इस सेकंड मेथड में, वीएटी मेथड में टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट क्या है? वही 17%। लिखो भाई 17%। हाँ जी, हो गया 17%। इसमें भी कोई फर्क नहीं, रेट तो दोनों में से, मेथड चाहे थर्ड शेड्यूल हो चाहे, रेट वही होगा सेल्स टैक्स का। अब आ जाओ तीसरी चीज पे, वैल्यू। बताओ। नहीं, तीसरी है ये, तीसरी। चौथी बाद में आएगी ना, ये तीसरी है। तीसरा पॉइंट है वैल्यू। रेट किस पे लगाएंगे? अब सुनो ना, यही तो फर्क है। रिटेल प्राइस तो फर्स्ट में था। अब सुन लो, यहां मैं एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करूंगा, फिर उसका देसी मीनिंग बताऊंगा। वैल्यू किसका होगा? सप्लाई मेड, सप्लाई रिसीव्ड, सप्लाई मेड। क्या फर्क है सप्लाई मेड और सप्लाई रिसीव्ड में? सप्लाई मेड का मतलब है सेल, सप्लाई रिसीव्ड का मतलब है परचेज। तो वैल्यू किसकी होगी? देसी वे में बोले तो वैल्यू होगी एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेल प्राइस, जितने पे तुम बेच रहे हो, जितने पे तुम बेच रहे हो। अगर मैंने बेचा है ₹1,00,000 का और रिटेल में बिक रही है 180 की, वीएटी मेथड में, मेथड 2 में टैक्स लगेगा ₹1,00,000 पे, और मेथड 1 में थर्ड शेड्यूल में टैक्स लगेगा 180 पे। ये फर्क समझ लिया? दोनों मेथड्स अलग है। तो रिपीट करो, मुझे बताओ, मैंने अभी आपको वीएटी मेथड की 3 बातें लिखवाई हैं, कौन सी? हु इज लायबल टू पे? सप्लायर, ओनली से सप्लायर। एवरी तो अब समझ आ गया ना, क्यों? पूरा सप्लाई चेन कवर होगा। सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर आ जाएगा, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर आ जाएगा, और सब नेट टैक्स। किस रेट से? वैल्यू क्या होगी? शाबाश। अब आ जाओ वापस बेटा, अब आप सीखो इस मेथड को। इस मेथड में मेरा बेटा, अगर मैं आपको कहूं, एक इलस्ट्रेशन अभी हम कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन पे हम आ रहे हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि पहले मेथड यानी थर्ड शेड्यूल मेथड में, थर्ड शेड्यूल गुड्स के मेथड में हु वाज लायबल टू पे? प्राइस क्या थी? और मैंने कहा था प्राइस वही फिक्स करता है, उसे पता है कि एंड कंज्यूमर को वो पैकिंग में मिलती है, उस प्राइस पे मिलती है। देयरफॉर उसने क्या किया? उसकी प्राइस फिक्स की, टैक्स दे दिया, तो टैक्स वाज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, मुमकिन था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मार्केट में मैं बेचता हूं लकड़ी, या मैं जंगल से लकड़ी काटता हूं, मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट मेथड थर्ड शेड्यूल मेथड से इस लकड़ी बेचने वाले लकड़हारे को
टैक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फर्स्ट मेथड से टैक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ, क्यों नहीं टैक्स कर सकते उसको? क्योंकि लकड़ी पैकिंग में नहीं बिकती, बिल्कुल सही है। उसकी एंड कंज्यूमर जिस तक वो पहुंचेगी, किस शक्ल में पहुंचेगी कुछ नहीं पता। मगर शक्ल तो पहले बताओ ना, एंड कंज्यूमर को क्या मिलेगा? मैन्युफैक्चरर जब पैकिंग में बेचता है तो उसको एंड की शक्ल का सब पता होता है। लकड़ी जब एंड कंज्यूमर, क्योंकि सेल्स टैक्स कंजप्शन टैक्स है, कंज्यूमर पे जाके पास ऑन होना चाहिए। कंज्यूमर तक वो किस शक्ल में लकड़ी पहुंची, लकड़ी तो फर्नीचर की फॉर्म में भी तो हो सकती थी, लकड़ी का तो होगा ना, डेकोरेटिव पीस भी होते हैं उसके, ठीक है, कॉफिन भी बनता है उसका लकड़ी का। और कुछ अगर, क्यों नहीं यार, लकड़ी का यूज पाकिस्तान, मेरा बेटा चलता ही लकड़ी पे। तो मैंने पता, एक हमारे बड़े भाई होते हैं, बड़े भाई, जिसका नाम भी अदब से लेना चाहिए, ठीक है, जो फौज के सरबराह होते हैं, जब वो लकड़ी पकड़ते हैं तो सब सीधे हो जाते हैं। वो भी तो लकड़ी है ना यार, इसका मतलब क्या है, सारे लोग इससे सीधे। तो एंड में, वो एंड में किस फॉर्म, किस शक्ल में एंड कंज्यूमर को मिलेगा पता ही नहीं चल सकता। अब इसीलिए फर्स्ट मेथड से इसको टैक्स नहीं कर सकते, और यही रीजन थी कि सेकंड मेथड इन्वेंट करना पड़ा, ताकि हर बिकने वाली चीज को टैक्स किया जा सके, चाहे उसकी एंड रिजल्ट डे 1 पे पता हो चाहे ना पता हो। और ये मेथड इतना सक्सेसफुल हुआ कि दुनिया भर में इसका असल नाम खत्म हो चुका है। अब इसको दुनिया में सेल्स टैक्स नहीं कहते, इस टैक्स का ही नाम क्या पड़ गया, वैल्यू एडेड टैक्स। अब यूरोप में, वेस्ट में जाएंगे ना, सेल्स टैक्स नहीं बोलते, अमेरिका को छोड़ के, अमेरिका में भी प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है, मगर बाकी हर जगह पे इस टैक्स का नाम क्या पड़ चुका है, वीएटी। दुनिया भर में बात कैसे करते हैं, वीएटी, वीएटी टैक्सेशन। इसका मतलब सेल्स टैक्स का नाम ही तब्दील हो गया। क्यों? ऐसा इफेक्टिव मेथड है कि हर बिकने वाली चीज इस पर टैक्स हो सकती है, ठीक है। अब सुने, इस मेथड में कौन सी चीजें आएंगी, एक इलस्ट्रेशन है। अगर मैं आपसे कहूं कि लकड़ी से बना फर्नीचर और बिका एंड कंज्यूमर को, तो उससे जिस बंदे ने वो लकड़ी जंगल से काटी थी उसको तो नहीं पता था ना, मगर जिसने रिटेल में बेचा था फर्नीचर उसको तो पता था ना। तो सेम मेथड यानी थर्ड शेड्यूल मेथड, सारा टैक्स एक बंदे से ले लेने वाला मेथड मुमकिन था अगर गवर्नमेंट उस लकड़हारे को छोड़ के रिटेलर से टैक्स लेता। रिटेलर को तो पता था ना मैं कितने फर्नीचर बेच रहा हूं, 2 लाख रुपए का फर्नीचर बेच रहा हूं, 2 लाख रुपए का फर्नीचर, उसको तो पता था। मगर ये टैक्सेशन इफेक्टिव नहीं है, मैं कल बता चुका हूं, क्योंकि जितना नंबर ज्यादा होगा ना आगे, उतना टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल होगा। इसीलिए थर्ड शेड्यूल में मौजूद गुड्स टैक्स की जाती है 17% ऑफ रिटेल प्राइस का, और मैन्युफैक्चरर से लिया जाता है। उसमें सिर्फ वही गुड्स आती हैं जिसकी रिटेल प्राइस मैन्युफैक्चरर फिक्स कर रहा होता है, पैकिंग वाली चीजें होती हैं। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन हम ऐसी करेंगे कि आपको इंशाल्लाह, और ये इलस्ट्रेशन जो समझेगा वो सेल्स टैक्स का लास्ट अटेम्प्ट में 19 मार्क्स का सवाल था, तो हम इस दफा भी यही समझते हैं कि 19 मार्क्स का होगा। तो जो इस स्लाइड को समझेगा और अगले मेरे 20 मिनट में तवज्जो देगा, वो ये 19 मार्क्स सिक्योर कर लेगा, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं इंशाल्लाह। इस मेथड से आपको, ये मेथड आप जाओगे ना, मैंने कहा था चौथी क्लास में आपको आईकेप का पास पेपर करवाऊंगा, आज दूसरी क्लास है, ठीक है। चौथी क्लास में आप आईकेप का पास पेपर क्यों कर पाओगे, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ऐसे, इस मेथड से पढ़ाऊंगा तो मैं समझ आएंगी चीजें। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड पे तवज्जो कीजिएगा। ये स्लाइड में पहली चीज क्या आ रही है, सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर भी रख सकता हूं, मगर मैंने अभी जो मिसाल थी वो रखी, फॉरेस्टर,
लकड़ी काटता है, किसे बेचता है? फर्नीचर मेकर को। उससे वो क्या बनाता है? फर्नीचर। फर्नीचर किसे देता है वो? और रिटेलर से कौन खरीदता है? ये हमारा सप्लाई चेन होगा हमारी एग्जाम्पल का। आप इसको मैन्युफैक्चरर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर कर दो, आपकी मर्जी। सबसे पहली चीज इसने की सेल। किसने सेल की? पहली लाइन पे आ जाओ। अब आपने मेरे साथ चलना है तो समझ आएगी। पहली लाइन क्या है? फॉरेस्टर। हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेस्टर की। इस पे बातें होगी अभी। मैं आपसे पूछता हूं, अगर इसने सेल की 1 लाख रुपए की, एक ट्रांजैक्शन हुई है सप्लाई मेड, तो मैंने अभी अभी आपसे कुछ लिखवाया था, हु इज लायबल टू पे? अब सवाल आया मेरी जान, एवरी सप्लायर नहीं, यहां एक मखसूस सप्लायर है, नाम लो उसका, फॉरेस्टर। फॉरेस्टर। करो कैलकुलेट सेल्स टैक्स, निकालो पेपर, निकालो। अच्छा इतना जल्दी? वाह यार, गुड गुड। 17,000। बताओ कैसे तुमने कैलकुलेट किया? रिटेल तो मैंने बताई नहीं तुम्हें, चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये बीएटी मेथड है, इसमें एक्चुअल सेलिंग प्राइस चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड चाहिए, वो गिवन था। कितने? 1 लाख। रेट कितना? ये कौन पे करेगा? कहां से पे करेगा? अपनी जेब से नहीं, अपनी, हाँ दूसरे की जेब से तो नहीं करेगा, अपनी जेब से करेगा। मगर अपनी जेब से एक जेब खाली तो करेगा, मगर रिकवर भी तो करेगा ना। चलो बेटा, अब मेरी बात ऑनलाइन वाले तवज्जो चाहिए, टोटल तवज्जो। इस टैक्स को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फॉरेस्टर या सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। अभी तुम क्या हो? लकड़हारे हो, ठीक है, फॉरेस्टर हो तुमने क्या किया? लकड़ी काटी, जंगल में गए, लकड़ी काटी और उसको तुमने बेचा। अब बेचा, तुम पे सेल्स टैक्स की जिम्मेदारी आयद हो गई। 1 लाख रुपए की सेल की, 1 लाख रुपए की सेल पे 17,000 रुपए तुम पे टैक्स बना, और तुमने यही टैक्स लायबिलिटी मानते हुए गवर्नमेंट को पे कर दिया। कितना पे हो चुका है? 17,000 रुपए पे हो चुका है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है चीजें? ओके। अब मैं यहां इसको साथ साथ जो है ना, क्योंकि कुछ और चीजें भी समझानी है तो साथ साथ लेके चलूंगा। अब यहाँ ये जो 17,000 रुपए आए, कैसे आए ये देखिएगा। यहां 3 लोग इन्वॉल्व थे, 3 लोग, 3 स्टेक होल्डर्स थे। सबसे पहले था सप्लायर। कौन था सप्लायर यहां पे? और दूसरा था बायर, और तीसरा था गवर्नमेंट। ठीक है जी। सप्लाई किसने की? फॉरेस्टर ने सप्लाई की। कितने की? 1 लाख रुपए की। फर्नीचर मेकर यहाँ बायर है, यहाँ बायर है फर्नीचर में, 1 लाख रुपए की। जब इसने 1 लाख रुपए की सप्लाई की तो इस पे लायबिलिटी आ गई। आ गई लायबिलिटी कितनी? 17,000 रुपए की। क्योंकि हु इज लायबल टू पे? बायर या सप्लायर? गवर्नमेंट बायर से ले के सप्लायर से ले? सप्लायर से ले। अब हुआ क्या? हुआ ये कि सप्लायर को पैसे आने हैं 1,17,000। बताओ कैसे? 1,17,000 कैसे आने इसके पास? ये 1,17,000 जो है ना, ये बायर से पे करेगा। ये 1,17,000 क्यों पे कर रहा है? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, आसान हो जाता है। तो 1,17,000 आने हैं उसके पास। 1,17,000 में से 1,17,000 में से जो 17,000 रुपए किसने पे किए? इसको बायर ने पे किए। वो इसने किसको पे कर दिए? यानी अपनी जेब से पे नहीं किया, पैसे आए और दे दिए। ये मुमकिन है, बिल्कुल ऐसा है। मगर सुनो, ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सर जी ये हो सकता है कि लायबिलिटी क्योंकि सप्लायर पे है और ड्यू डेट आ चुकी है, बायर ने अभी पेमेंट नहीं की। अब सरकार तो उसको देख रही है और वो पूछ रहा है क्यों देख रही है? कहता मूड है कि नहीं है? तो मूड नहीं है। कहता है मूड है कि नहीं है? ये ले, गन निकाल के खड़े हो जाते हैं, पैसे दे। लायबिलिटी तो तेरे पे। कोई नहीं मेरे पे कैसे? ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये तो पास ऑन हो जाता है। कहता है ये कहानियां छोड़, कानून क्या कहता है? हु इज लायबल टू पे? दे दो। अब क्या होगा? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? पैसे आए और हमने दिए नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? हमने पैसे दे दिए।
पहले क्या हुआ, 17,000 रुपए हमने अपनी जेब से पे कर दिए, किसे, और फिर हमने रिकवर कर लिए। ये भी हो सकता है, विच मीन्स के चाहे हमारे पास पैसे आ जाएं और हम गवर्नमेंट को दें, या हमने गवर्नमेंट को दिया और रिकवर किया, इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट कौन सी है, पेमेंट की ड्यू डेट 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मैंने सेल की थी एक मंथ में, अगले मंथ की 15 आ चुकी है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, हमने दे दिए, ठीक है। तो कितने पैसे दिए थे हमने, मेरी एग्जांपल में कितने पैसे थे, 17,000 रुपए थे, ठीक है बेटा। ये चलता रहेगा, थोड़ा सा फॉलो करते रहना। 17,000 रुपए गवर्नमेंट को पे हो चुके, हो गए, आगे बढ़े। मैंने सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल पे जो टैक्स लगा, ये सेल्स टैक्स है। आउटपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स सेल्स टैक्स को कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा, सेल्स टैक्स को कहते हैं। मगर चूंकि सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, तो इसका नाम रखा गया है, इस सेल्स टैक्स का क्या नाम रखा गया है, आउटपुट टैक्स, क्योंकि वो आउटपुट पे लग रहा है। सेल करना आउटपुट होता है, परचेस करना इनपुट होता है, राइट। आगे जाओ, यही चीज बेटा तवज्जो चाहिए सबकी, यही चीज किसने खरीदी, फर्नीचर मेकर ने। उसके लिए क्या बना, परचेज, कितने की, वो 1 लाख रुपए। इसका मतलब है जो सप्लायर की सेल, वो बायर की परचेज। अब जो सप्लायर ने टैक्स पे किया था, इनडायरेक्ट टैक्स होने की वजह से उसने क्या करना है, पास ऑन। तो सप्लायर ने 17,000 रुपए जेब से दिए, किससे रिकवर करेगा, किससे रिकवर करेगा, बायर से। बायर ने इस वजह से जब इनवॉइस देखी तो कितना लिखा था, उसने कहा पागल हो गए हो, या मैंने लाख रुपए कहा, तूने 1,17,000 कर दिया। तो मैंने ही, सरकार पागल हो गई, उसने बोला ऐसा कर। उसने कहा कि सेल्स टैक्स जेब से दे, फिर इस पे पास ऑन करना। तो मैं क्या करूं, तू भी इसी तरह करो। तो वही 17,000 रुपए कौन पे कर चुका है, बायर पे कर चुका है। तो बायर ने जो सेल्स टैक्स पे किया, सेल पे किया या परचेज पे किया, इसलिए इसका नाम क्या है, ऊपर देखो, अभी दोनों टर्म्स तफसील से समझाऊंगा। इसका मतलब है कि ये भी सेल्स टैक्स है। हाँ भाई बच्चों बताओ, या तो वही सेल्स टैक्स है ना जो बायर वाला था, ये सप्लायर वाला था, वही चीज है ना। तो एक कॉइन के दो साइड, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हेड, बाहर की तरफ से देखोगे तो टेल है, तो वही 17,000 ना। उसको हम सेल्स टैक्स के दो नाम है, या तो लड़का या तो लड़की, सेल्स टैक्स के दो नाम। तो बेटा ऑनलाइन वालों अब बताओ बेटा, आवाज आ रही है अभी, ऑल क्लियर। अच्छा मैंने देख लिया था आपके कमेंट्स को, जब आवाज बंद हुई थी तो उसी वक्त से मैंने आगे कवर नहीं किया। ओके मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा इनपुट टैक्स का किसी ने पूछा है ऑनलाइन से बेटा, आपको मैं इनपुट टैक्स को मैंने अभी सिर्फ इतना बताया, सेल्स टैक्स से रिपीट करूंगा दोबारा, तवज्जो रखना। अच्छा तो बेसिकली वही चीज जो सप्लायर का आउटपुट टैक्स था, बायर का इनपुट होगा। जब भी मैं बात करूं कि जी आउटपुट टैक्स इतना, तो समझोगे किसके बारे में बात हो रही है, इनपुट इतना, किसकी बात हो रही है। क्या एक ही बंदा दोनों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सारे तो होते हैं। परचेजेस करते हैं तो हम बायर, और उनको फिर सेल करते हैं तो हम। इसका मतलब है कि अगर आपसे सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करवाई जाएगी तो पूरे मोहल्ले की नहीं करवाई जाएगी, एक ही बंदे की अपनी करवाई जाएगी। कहा जाएगा तुम्हारी परचेजेस इतनी और तुम्हारी सेल इतनी। ये ना समझना कि जी दो अलग लोग होंगे, एक ही बंदा होगा। देखो अभी फर्नीचर मेकर ने क्या किया, फर्नीचर मेकर ने लकड़ी खरीदी, कितने की, उसे क्या बनाया, फर्नीचर मेकर है तो क्या बनाएगा, फर्नीचर। और फर्नीचर उसने बनाया और फिर उसे बेचा, कितने का, 6 लाख। अब आप वो बात रिपीट करो, हु इज लायबल टू पे, फर्नीचर मेकर, बिकॉज सप्लायर इसका कौन है, फर्नीचर मेकर। एट व्हाट रेट, ऑफ व्हाट वैल्यू, नहीं वैल्यू बताओ, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। सप्लाई मेड कितनी है उसकी, 1.5 लाख रुपए।
करो कैलकुलेट 1.5 लाख रुपए पे टैक्स, करो भाई सारे, करो सेल्स टैक्स कैलकुलेट। तो 1.5 लाख रुपए पे सेल्स टैक्स बनता है 25,500। और ये वाली जो अगली मेरी दो बातें हैं ना, जो सुनेगा समझेगा जन्नत में जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज, जन्नत मतलब पास होना जन्नत है ना। ये बात समझना अभी मेरी बात। बंदा कौन था? बंदा कौन था? बंदे का पुत्र। बंदा तो बंदे का पुत्र। बंदा था फर्नीचर मेकर, फर्नीचर मेकर था। और फर्नीचर मेकर ने लकड़ी से क्या बनाया? जब फर्नीचर बना के रखा, चेक किया गया, वो प्लास्टिक का निकला। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लकड़ी से फर्नीचर बनाया, लकड़ी का होगा। अब मेरी बात थोड़ी तवज्जो से सुनना, थोड़ी तवज्जो। ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि जो चीज बिकी 1.5 लाख रुपए में, जो चीज बिक रही है 1.5 लाख रुपए में, वो चीज क्या है? वो लकड़ी का बना हुआ फर्नीचर है। करेक्ट? तो लकड़ी कितने की खरीदी थी? क्या वो 1 लाख टैक्स हो चुका है? क्या वो 1 लाख टैक्स हो चुका है? हाँ, टैक्स हो चुका है। जब मैंने खरीदा था तो क्या पे किया मैंने? तो टैक्स हो चुका है ना वो 1 लाख। अब मैं उस 1 लाख रुपए को दोबारा इसमें शामिल समझता हूं, है कि नहीं? 1 लाख रुपए है कि नहीं है? क्योंकि जब मैंने सेलिंग प्राइस फिक्स की तो जितने की परचेज थी, कॉस्ट ऑफ सेल, वो भी तो रिकवर करूंगा ना। कॉस्ट ऑफ सेल मैंने कितनी थी? 1 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए मेरा टोटल नफा है या टोटल रिसीट्स है? नफा कितना है? 1 लाख क्या है? 1 लाख क्या है? कॉस्ट किसकी? कौन सी परचेज? लकड़ी, जिसपे टैक्स लग चुका है। अब सोचो, अगर इसे कहा जाए कि 25,500 रुपए तुम पे टैक्स बनता है, दो, पता है वो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? एफबीआर को, भूत को क्या बोलेगा? जा, तुझसे नहीं खेलता, तलाक, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। एफबीआर को तो 10 दफा देना चाहिए ना, मजबूरी है, नहीं दे सकते। अब मुझे बताओ कि क्या कोई एक अमाउंट डबल टैक्स हो रहा है? कौन सा अमाउंट डबल टैक्स हो रहा है? अमाउंट कौन सा डबल टैक्स हो रहा है? टैक्स नहीं पूछ रहा। 1 लाख डबल टैक्स हो रहा है। खरीदा था उस वक्त टैक्स लग चुका है, वो मेरे इस कंधे पे पड़ा हुआ है। बेचा कहते दोबारा इस पर टैक्स दो, इस कंधे पे। यार ये क्या है भाई? ऐसा थोड़ी होगा। तो अब उस डबल टैक्सेशन को बचाने के मल्टीपल मेथड थे सरकार के पास, लॉ डिजाइन करने वाले के पास। एक मेथड तो ये था कि टैक्स लगाते वक्त कहता 1 लाख माइनस कर लो क्योंकि ये टैक्स लग चुका है। उसने कहा ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? सुनो मेरी बात। पहली बात मैंने क्या बताई कि डबल टैक्स हो रहा है। अब दूसरी बात, दो बातें कर लो जन्नत वाला। दूसरी बात क्या है बेटा? दूसरी बात यह है कि इस डबल टैक्सेशन को खत्म करने के लिए क्या किया गया? ये किया गया 17,000 को लेस करवाया गया। किससे? 25,000। अब एक चीज लिखो, हाउ टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स। हाउ टू कैलकुलेट, लिखो बेटा, हाउ टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। एक टाइटल लिखो, हाउ टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। इसका ऐसा फार्मूला बताऊंगा ना जो बिल्कुल रॉकेट साइंस की तरह मुश्किल है, समझ नहीं आज तक लोगों को, सिर्फ मुझे ही समझ आया है। लिखो सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले लिखो आउटपुट टैक्स, उसके नीचे लिखो नेगेटिव, लेस करते हैं जिस तरह, माइनस। लिखो भाई ऑनलाइन वाले, आउटपुट टैक्स, उससे लेस करो इनपुट टैक्स, माइनस करो इनपुट टैक्स। ठीक है ना? ये इतना मुश्किल काम है, आज तक किसी ने नहीं किया बेटा जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है? हाँ कर लोगे बेटा, मुझे, तुम मेरे स्टूडेंट हो ना। आउटपुट टैक्स माइनस करोगे क्या? इनपुट टैक्स, और जो रिजल्टिंग अमाउंट है वो सेल्स टैक्स लायबिलिटी है। ये है वो फार्मूला बेटा। बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अब इसका मतलब क्या? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपका आज सुनो, ये था सेल्स टैक्स, ये था सेल्स टैक्स। इंटायर सेल्स टैक्स का, चाहे एडवांस टैक्सेशन हो, सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन का फार्मूला यही रहेगा। कौन सा रहेगा फार्मूला? आउटपुट टैक्स माइनस, दैट्स इट।
दैट्स इट। हाउ टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी? टॉक टू मी, बताओ। आउटपुट टैक्स माइनस यही होगा। अब इसमें एडिशंस होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ये इनपुट मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, एडवांस बातें आएंगी, मगर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? यही है, आउटपुट टैक्स माइनस। तो मुझे बताओ, एग्जामिनर जब तुम्हें सवाल देगा, डेटा में क्या बताएगा? दो चीजें क्या बताएगा बेटा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तुम पेपर ले रही हो एग्जामिनर का, मतलब एग्जामिनर जो होगा आउटपुट भी देगा इनपुट भी देगा, तो बेटा वो कौन है? आईकेपी है क्या? मतलब वेटर बोर्ड है क्या है? बताओ क्या, कौन सा डेटा? ना यार, मतलब ये क्या यार, मतलब आपको सेल और परचेज का डेटा देगा, आपको सेल्स की डिटेल बताएगा और परचेज की डिटेल बताएगा, बाकी तो खुद करो ना यार। अगर वो इनपुट भी दे आउटपुट भी दे तो जवाब भी लिख के दे, आप सिर्फ उसको टच कर लो बस, ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने किया है, ठीक है। तो सेल एंड परचेज की डिटेल होगी बस। सेल पे क्या कैलकुलेट करोगे? सेल पे क्या कैलकुलेट करोगे? परचेज पे क्या करोगे? और इनपुट को क्या करोगे? आउटपुट से लेस। जवाब को क्या बोलोगे? ये है आपका सेल्स टैक्स, ये है, आपको बता रहा हूं सेल्स टैक्स, लिख लो, ये है तुम्हारा सेल्स टैक्स। अब बताओ, इस फर्नीचर मेकर को कितना टैक्स देना है? 8,000। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेज क्या है? रिटेलर। रिटेलर की परचेजेस क्या है? वही जो उसकी सेल थी, कितना टैक्स बना? ये 25,500 क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स यार, लायबिलिटी नहीं है अभी। इसने कितने का बेचा? कितना आउटपुट बना? कितनी लायबिलिटी बनी? कितना इसने पे किया? अब आप थोड़ी तवज्जो करें, कंक्लूडिंग बातों पे हम जा रहे हैं, तवज्जो करें। फिर इसके बाद में पूरी प्रैक्टिकल भी कराऊंगा तुम्हें, मेरे छोटे बने हुए प्रैक्टिकल। अगली क्लास में भी हम प्रैक्टिकल करेंगे और फिर आईके का सवाल आएगा चौथी क्लास में, जो आपने देखेंगे कि अच्छा ये है सेल्स टैक्स, ये है टैक्स। सुनो, हमने परचेजेस और सेल्स की डिटेल्स पे सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। परचेजेस पे इनपुट टैक्स 17%, जो कि सप्लायर ने पे किया होता है, पास ऑन होके बायर पे आ जाता है। और उसके बाद हमने आउटपुट पे, सेल पे आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर लेस करना है, टैक्स इस तरह कैलकुलेट होगा। अब एक चीज जरा गौर से देखो, लाइन 1 जिसमें फॉरेस्टर था, उसकी परचेजेस इस एग्जाम्पल में अज्यूम की गई थी कि 0 है, और उस पे अज्यूम किया गया था कि कोई इनपुट टैक्स पे नहीं हुआ, ये अजम्पशन थी। तो कहानी आपको समझ आएगी, वरना अगर उसकी भी परचेजेस होती और उस पे भी कोई इनपुट होता तो उसको भी लेस करते। ठीक है, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सही सुनना अभी बेटा। आगे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अभी मैंने कंक्लूड नहीं किया। सबसे पहली बात, एग्जामिनर जब सवाल बनाएगा, पूरा सप्लाई चेन की कैलकुलेशन मांगेगा एक बंदे की, एक बंदे की, किसी भी एक बंदे को कहेगा कि ये आपका टैक्स पेयर है, इसकी कैलकुलेशन करो। उसके बारे में डेटा क्या देगा? 2, उसकी सेल की डिटेल, उसकी परचेज की डिटेल, बस। और आपको सेल्स टैक्स में से कैलकुलेट करना है। अब एक बात सुनिएगा, मैं आपसे कहता हूं फर्नीचर मेकर के बारे में जरा थोड़ा सा सोचो। फर्नीचर मेकर ने खरीदा कितने का? 1 लाख का। बेचा कितने का? वैल्यू एड क्या किया? वैल्यू एड क्या किया? 50,000। उसका 17% क्या बनता? 50,000 का 17% क्या है? 8,000। और इस बंदे ने गवर्नमेंट को कितना पे किया है? उतना ही जितना वैल्यू एड किया था उसने वैल्यू एड कितना किया? ठीक है, उसका 17% बनता है 8, उतना ही पे किया। दूसरा रिटेलर, उसने कितना वैल्यू एड किया? उसने भी 8,000 उतना ही पे किया। पहले पे आ जाओ, कितना वैल्यू एड किया उसने? नहीं, वैल्यू एड कितना किया उसने? वैल्यू एड करने का मतलब होता है सेल परचेज का डिफरेंस। 1 लाख उसका 0 से उसका वैल्यू एड हो रहा है, 1 लाख रुपए उसका वैल्यू एडिशन। बेटा इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन में तो ये ना रॉ मटेरियल खरीदो,
और उसे प्रोसेसिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, कोई नई चीज बनाओ। नहीं, सेल्स टैक्स में वैल्यू एडिशन का मतलब सिंपली क्या है कि खरीदा और बेचा कितने का। आपने अगर 10 रुपए का खरीदा और 12 रुपए का बेचा तो आपका वैल्यू एडिशन 2 रुपए। अब पहले बंदे ने लाख रुपए का वैल्यू एडिशन किया, बताओ उस पे टैक्स कितना बना। इसका मतलब क्या है, व्हाई डू वी कॉल इट वैल्यू एडेड टैक्स, व्हाई डू वी कॉल इट वैल्यू एडेड टैक्स VAT, बिकॉज कि इसमें हर बंदा गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेमेंट कितनी करता है, जितना वो वैल्यू एड करता है। देयरफॉर वी कॉल इट वैल्यू एडेड टैक्स। हर बंदा टैक्स पे करता है, मगर कितना, जितना वो वैल्यू एड करेगा। एक और बात देखो, पहले बंदे ने गवर्नमेंट को कितना पे किया, अमाउंट बताओ, 17,000 पास ऑन कर दिया। किस पे, फर्नीचर में कर पे। उस पे बर्डन कितना रुका, मुझे बताओ। फॉरेस्टर पे बर्डन कितना रुका, फॉरेस्टर पे बर्डन कितना रुका, 0, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने जितना गवर्नमेंट को पे किया सारा का सारा पास ऑन भी तो कर दिया ना। किस पे पास ऑन कर दिया, किस पे, बायर पे, जो उसका बायर था। आ जाओ दूसरे पे, दूसरा कौन है, फर्नीचर मेकर। सोच समझ के जवाब देना, वरना ये मारने के लिए रेडी है। ऑनलाइन वाले तुम अम्मा को बुला लो झाड़ू के साथ। सुनो, सोच समझ के जवाब, मुझे जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के जवाब चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, फर्नीचर मेकर ने टोटल टैक्स कितना दिया, मारूंगा यार, यही तो मुझे यार 8,500 तो उसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया ना, मगर 17,000 भी तो उसने पे किए। वो किसको दिए उसने, सप्लायर को। सप्लायर ने किसको पे किए, तो इसी में पे किए ना। तो इसने अब तक टोटल टैक्स कितना पे किया, सारा पास ऑन करूंगा मैं, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, मैं तो पास ऑन करूंगा। मुझे बताओ वो सारा पास ऑन किस पे हो गया, उसका क्या बना, उसका क्या बना, ये अमाउंट उसका क्या बना, इनपुट टैक्स बना। कितना, 25,500। देखो 25,500 इनपुट है। फिर क्या हुआ, आ जाओ इस पे, रिटेलर पे। इसने टोटल टैक्स कितना दिया, टोटल टैक्स कितना दिया, 25,500 सप्लायर के थ्रू और 8,500 खुद, टोटल कितना पे किया, 34। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये रिकवर करेगा, किससे रिकवर करेगा, एंड कंज्यूमर से। एंड कंज्यूमर से कितना रिकवर हुआ, एंड कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट कितने की मिल रही है, एंड कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट 2 लाख की मिलती है, और टैक्स उस पर कितना लगा, कितना, 34,000 पड़ा, 34,000 उस पर टोटल टैक्स बढ़ना है। किस पे, 34। अब मैं आपसे कहता हूं कि जो पैसे 34,000 कस्टमर से रिकवर होते हैं, एंड कंज्यूमर से रिकवर होते हैं, गवर्नमेंट को कितने मिले, शाबाश, प्लेट भी मारूंगा तुझे के साथ। गवर्नमेंट को कितने मिले, उस स्टेज पे कुछ नहीं मिले, सही कह रहे हो, मगर मेरा सवाल ये थोड़ी था उस स्टेज पे, मैं आपसे पूछता हूँ गवर्नमेंट को अब तक कितने मिले, अब तक करो ना ऐड। गवर्नमेंट को मिले पहले 17,000, फिर 8,500, फिर 8,500, उतने ही मिले जितने, तो टाइमलाइन तो बताओ ना। जब हमने कस्टमर से रिकवर किए, सेल करते वक्त रिटेलर से 34,000 रिकवर किए, मगर सरकार को उसमें से 8,500 दिए, क्योंकि हम रिटेलर हैं, तो सरकार को अब तक कितना मिला, मुझे बताओ। टैक्स किस पे था, ये सेल्स टैक्स, ये सेल्स टैक्स किस पे है, कंज्यूमर पे, कंजप्शन टैक्स है। कंज्यूमर को कितने की चीज मिली, 2 लाख रुपए की, उसका टैक्स कितना है, सरकार ने पूरा वो पहाड़ से शुरू किया, पहाड़ से शुरू करके वो आता आता नदियों से, बयाबान से लिए भी उतने ही जितने उस बंदे से रिकवर हुए, सबको ऐड करो 34,000 बनता है। अब इस मेथड की खूबी देखो, इस मेथड की खूबी और इफेक्टिवनेस क्या है। इस मेथड के जरिए हर बिकने वाली चीज टैक्स हो सकती है। लकड़ी है, आगे चल के कहीं भी इस्तेमाल हो, टैक्स हो सकती है।
दूध है, आगे चल के कहां इस्तेमाल होगा, टैक्स हो सकता है, हर चीज टैक्स हो सकती है इस मेथड से। फर्स्ट मेथड में लिमिटेशन थी, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरी चीज, इस मेथड की वजह से एक बंदे की सेल छुप नहीं सकती। एक बंदे की सेल कैसे, मैं सेल छुपा देता हूं, नहीं बताता। और मेरी बात सुनो, सेल छुपाना मुझे दो फायदे देगा, सेल्स टैक्स भी कम, इनकम टैक्स भी कम। सेल ही कम तो इनकम टैक्स भी कम, मैं तो मौजों में, सुकून, चिल। मगर सवाल ये है, ये वो मेथड है जो उसको सेल छुपाने ही नहीं देगा। सेल नहीं छुपा सकता, मुझे बताओ क्यों नहीं सेल कोई छुपा सकता, क्योंकि बायर नहीं छुपाने देगा। बायर कहेगा बेटा फिर तो भाई अगली दफा, मुझे एक बात बताओ, सप्लायर तो सेल छुपा ले, बायर को क्या मिलता है उस पे, इनपुट टैक्स। हम सप्लायर की सेल देखने के लिए सप्लायर से नहीं पूछते बता कितना सेल किया, हम कहते तू रुक, लोगों की परचेज देख के आते हैं, हम लोगों की परचेज देख के आते हैं। आपको पता है एफडीआर का सारा सिस्टम ये इलेक्ट्रॉनिक है, अब तो किसी से पूछते भी नहीं, कंप्यूटर जी से कहते कंप्यूटर जी बता किस किस ने इससे परचेज शो की है, कंप्यूटर जी बताता है जी इससे अब तक इतने लोगों ने परचेज शो किए, 10 करोड़ रुपए लोगों ने कहा है कि मैंने इससे परचेज किए। उससे देखते हैं सेल कितनी की, 3 करोड़। 3 करोड़ की सेल है तुम्हारी, हाँ सर 3 करोड़ की है, आपको पता है मैं 3 करोड़ से ऊपर तो बेचता ही नहीं हूं। बिल्कुल सही है, तुम सही कह रहे हो, ये जो बाकी 10 करोड़ रुपए बोल रहे हैं, आप मुझे बताओ, सेल तो छुपाने के लिए उसको कोशिश करेगा, मगर ये सिस्टम उसको सेल छुपाने नहीं देगा, क्योंकि बायर को क्या चाहिए, परचेज पे किया गया टैक्स चाहिए। सेल तो छुपाने की कोशिश करेगा, बायर नहीं छुपाने देगा, बायर अपनी जगह बता देगा इतनी परचेज। क्या ये सारे बायर्स को कह सकता है कि यार एक काम करो तुम परचेज नहीं शो करो, मासूमाना सवाल करें ना, क्या परचेज छुपा सकते हो, वो कहेंगे नहीं छुपा सकते, क्योंकि हमारा नुकसान है, हम परचेज दिखाएंगे तो हमें फायदा मिलेगा ना, परचेज दिखाएंगे तो क्या फायदा होगा, इंट्रोडक्शन। मेरा बच्चा ये वो मेथड है जिसके काफी एस्पेक्ट्स मैंने कवर किए हैं। अब मैं आपको कहता हूं, बॉटम लाइन पे आते हैं, हाउ टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी मैंने लिखवाया था आपको, आउटपुट टैक्स माइनस डेटा क्या गिवन होगा, सेल एंड परचेज की डिटेल, राइट, सेल परचेज की डिटेल, उसकी बेसिस पे सेल पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे और परचेज पे क्या कैलकुलेट करेंगे। ओके, मोशन जब एंड कंज्यूमर को सेल होगा तो 234 का होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरा बच्चा, अब आप एक चीज करेंगे सारे, एक मैं आपको दे रहा हूं अभी प्रैक्टिकल, एक मैं आपसे करवा रहा हूं प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस जो होगी आपको बता देगी कि सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, लिखें भाई एक सवाल, न्यूमेरिकल लिखें भाई सारे बच्चे, ये है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन।
करो कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। हाँ कॉपी कर लो, ना करो तुम्हारी मर्जी, ये आपको वैसे स्लाइड मिल जाएगी। जी बेटा, टू रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 8.2 मिलियन है, कॉमा लगा दिया। कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर नवाज नियाजी इन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 22। सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो इसकी। ऑनलाइन वालों भाई करो कैलकुलेट लायबिलिटी। और आईकेप का जब सवाल करेंगे ना आपको, ये उसका पहला क्वेश्चन है। पास्ट पेपर में जब भी जाओगे इतना तो आपको नजर हर सवाल में आएगा। हसन देखते हैं बेटा, शाबाश। ठीक है अली, शाबाश बेटा। हमना, शाबाश। ऑनलाइन वाले बड़े तेज हैं यार, ऐसा तुम नोट कर रहे हो, उन्होंने जवाब भेजना शुरू कर दिया। अच्छा वो नोट नहीं किया होगा उन्होंने, ठीक है। करो करो करो। हाँ बेटा क्या जवाब है? 4। ओके मोहसिन, आगे बढ़ो ना बेटा, मोहसिन आगे बढ़ो। आप सिर्फ एक मोशन, एक ट्रांजैक्शन लिख रहे हो, पूरी कैलकुलेशन करो बेटा। शाबाश शाबाश बेटा। ओके शाबाश, सही है भाई, जीते। शाबाश। नहीं मोशन, ये क्या आ गया यार? अच्छा तुम हर स्टेप बता रहे हो, ठीक है, मुझे फाइनल जवाब चाहिए। मोशन रजा। ओके हाँ भाई, ओके शाबाश। जो बच्चा आज इस क्वेश्चन को कर सकता है वो सुन ले। आप आईकेप के मुश्किल से मुश्किल तरीन सवाल भी आएगा ना सेल्स टैक्स का, मैं तुम्हें आज गारंटी दे रहा हूं, ये तुम कर सकते हो तो वो भी कर लो इंशाल्लाह। ठीक है, हम तरीके तमीज से जाएंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट की प्रैक्टिस करेंगे। अब मैंने आपको अभी जो इतनी स्लाइड दिखा के समझाया, ये उसका प्रैक्टिकल है। ऐसे ही तो था, फर्नीचर मेकर को इस पे रखो, ऐसे कैलकुलेशन होगी। ठीक है, रिटेलर को रखो, ऐसे कैलकुलेशन होगी। फॉरेस्टर को रखो, ऐसे कैलकुलेशन होगी। शाबाश बेटा, ऑनलाइन वाले बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। चलो भाई, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है आप सबने भी ऑनलाइन और यहाँ वाले सारे बच्चों ने कर ली। लेट्स डू इट। सबसे पहली बात ये है कि हमें फार्मूला क्या था? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो कैलकुलेशन करते वक्त हम पहले सेल्स टैक्स किस पे लगाएंगे? अभी फॉर्मेट की तवज्जो नहीं है, अभी सिर्फ हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, पूरा फॉर्मेट वगैरह सब सीखा जाएगा। तो सबसे पहले आ रही है हमारी सप्लाईज, ठीक है ना। तो सप्लाईज हुई कितनी? सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन्स, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन की गई है कितनी? 8.2 मिलियन की। इस पे टैक्स कितना है बेटा? 17%। कितना बना? दोबारा बताओ। ओ आखिर में चला गया है। अच्छा क्या बेटा? 18913, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड 1394000 अब ठीक है बेटा। 1394000 ये क्या है? आउटपुट टैक्स है। ओके, फिर क्या है बेटा इसके बाद? इसलिए मैं इसको टाइटल पे लिख देता हूं आउटपुट टैक्स। इससे क्या करते हैं हम?
लिखें लेस, क्या लेस करते हैं? इनपुट टैक्स। आए जी इनपुट टैक्स कैलकुलेट करें। इनपुट टैक्स किस पे था? रॉ मटेरियल। बेटा सब अलग अलग करके शो करेंगे, मैं अभी तैयारी करवा रहा हूं ना आगे के फॉर्मेट के लिए, अभी तो पूरे फॉर्मेट्स आएंगे इसके। 17% कितना बना? 850,000। ओके, और कोई सेकंड परचेज है बेटा इसकी? ये सेकंड परचेज है इसकी। कौन सी? पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल कितना था इसका? 5 लाख का। अच्छा जी, 5 लाख पे 17% का इनपुट टैक्स कितना है? 85। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, तो क्या कहलाएगा? सेल्स टैक्स लायबिलिटी। कितना बना? 459,000। ये आपका सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ गया। विच मीन्स के आपको चाहे कितना ही मुश्किल सवाल क्यों ना हो, ये काम तो करना पड़ेगा। कौन सा काम करना पड़ेगा बेटा? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स का माइनस होना, ये तो इस तरह होके रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो चीजें पढ़ी उनको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं। हमने पढ़ा सेल्स टैक्स के 2 मेथड्स को। इन मेथड्स में से दोनों के नाम भी हैं। पहले का नाम क्या है? ये है सेल्स टैक्स के मेथड्स। पहला है बेटा थर्ड शेड्यूल मेथड। दूसरा मेथड क्या है बेटा? वैल्यू एडेड टैक्स मेथड। अब मुझे बताएं, हु इज लायबल टू पे? इसमें कौन है? मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर? या इसमें कौन है? सप्लायर। अच्छा, रेट क्या है? इसमें भी 17%, इसमें भी 17%। अच्छा जी, वैल्यू, जिस वैल्यू पे टैक्स लगता है, वैल्यू जिस पे टैक्स लगेगा, इसमें क्या है बेटा? इसमें है रिटेल प्राइस। इसमें क्या है? अब मैं इसको यूं लिखता हूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये कॉन्सेप्ट है इसलिए पूरा लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड। वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड का मतलब क्या है? कि टोटल जो सप्लाई की गई है उसका सेलिंग वैल्यू, यानी इन अदर वर्ड्स एक्चुअल सेलिंग वैल्यू। वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड। गुड्स कौन सी होंगी बेटा? गुड्स कौन सी? इधर कौन सी होंगी? थर्ड शेड्यूल में लिस्टेड। इधर कौन सी होंगी? अदर देन थर्ड शेड्यूल। अब आप मुझे बताओ, सेल्स टैक्स में दोनों में से बड़ा मेथड कौन सा है? आपने देखा था कि गिनती के बराबर, कोई जो हाथ से गिने जाने के बराबर थर्ड शेड्यूल में गुड्स थी, तो इसका मतलब जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गुड्स बनती हैं वो किस मेथड से कैलकुलेट होती है? वैल्यू एडेड टैक्स मेथड से कैलकुलेट होती है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या देखा आपने? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करेंगे। आउटपुट टैक्स क्या है? जो सेल्स का पे कैलकुलेट होता है। इनपुट टैक्स क्या है? जो परचेजेस पे कैलकुलेट होता है। सेल का 17% और परचेज का 17%, ये आउटपुट से इनपुट लेस किया जाएगा, आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपको मैं नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा रहा हूं, और नेक्स्ट स्टेज जो है ना, अब आपके आईकेप के सवाल तक लाने के लिए आज का रिमेनिंग जो टाइम है 10-15 मिनट, और अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फिर आप 4th क्लास में सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन कर पाओगे। ये वाले बेटा, ये आपके साथ स्लाइड शेयर कर देंगे हम, ठीक है। बस 10 मिनट 5 मिनट दे दो मुझे। लास्ट पॉइंट देखें आज के लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको बुनियाद फाउंडेशन डाल दी। सेल्स टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, अगर इतनी आसान होती जितनी मैंने बताया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो फिर पढ़ते ही क्यों उसको घर पे बैठ के ना। तो असल में क्या है, बेसिक बड़ी सिंपल है, मगर कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा हैं। और सेल्स टैक्स की लायबिलिटी, यकीन करें कि अगर बच्चा, ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बताता हूं कि इसके लिए
मुझे एक मेथड डिजाइन करना पड़ा कि यार बच्चे को मैकेनिकल करके दूं कि ये स्टेप करो, ये स्टेप करो, ये स्टेप करो, क्योंकि बच्चे क्या करते थे, कभी सवाल करते तो कोई स्टेप वक्त से पहले कर लेते, सब कुछ आता है फिर भी सवाल नहीं होता उससे। तो ये आपके साथ ना हो। मैं एक बात बता रहा हूं, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल मेरे मेथड से करोगे बहुत आसान। और मैं तुम्हें एक बात आज बता रहा हूं, आईकेप के आंसर के मुताबिक जो सजेस्टेड आंसर आता है, आईकेप के सजेस्टेड आंसर को देखो और समझ के दिखाओ, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। वो करते क्या है, 3 स्टेप उड़ा देते हैं। अब 3 स्टेप उड़ गए तो कहां से समझ आएगा। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इंशाल्लाह वन ऑफ द मोस्ट, बल्कि वन ऑफ द इजीएस्ट बन जाएगा तुम्हारे लिए। तुम कहोगे सर आप खामखा डरा रहे थे, नहीं डरा नहीं रहा है, मुश्किल बट आसान बन जाएगा। इसकी नेचर बड़ी मुश्किल है टॉपिक की, आसान कैसे बनेगा, आप और हम मेहनत करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेज आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट। अब मैं पता है क्या करूंगा, सेल्स टैक्स का हर वो पॉइंट पूरे कोर्स से उठा के अपने तरीके से, आईकेप की बुक उठाओ, मेरे नोट्स उठाओ, आप सेल्स टैक्स का डायरेक्ट उठाओ, आपको एक जगह कभी भी चीजें ये नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक जगह लिखी नहीं जा सकती, कभी कहीं से पूछता है, कभी कहीं से पूछता है। अब मैं आपको ये 19 मार्क सिक्योर कैसे करवाऊंगा, मैं अपने हिसाब से जाऊंगा। अब मैं आपको एक एक करके हर वो पॉइंट बताता जाऊंगा जो प्रैक्टिकल में आता है या आ सकता है। अब हम कोर्स कवरेज चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, चैप्टर वाइज करते तो कभी भी इस कोर्स को तुम नहीं समझ पाओगे। चैप्टर वाइज नहीं होगा, मेरे चैप्टर वाइज होगा। अब मैं आपसे एक लिस्ट बनवाता जाऊंगा। इनिशियली कोई किसी बुक की जरूरत नहीं है तुम्हें, इन क्लासेस में जो ये स्लाइड्स में दूंगा और अपनी जो नोटिंग करोगे वो काफी है। और जो आप पास पेपर कर पाओगे तो तुम्हें फिर क्या जरूरत है किसी और चीज की। हालांकि सारी चीजें मिलेंगी, आईकेप ने बुक नहीं अभी तक दी, दे हम भी दे देंगे, मगर इस वक्त जरूरत ही नहीं ना हमें तो कैट वॉक करनी है ना, तो कैट वॉक करने के लिए नोट्स की जरूरत थोड़ी, मगर चलो नोट्स भी मिलेंगे, कैट वॉक भी करेंगे, ठीक है। चलो बेटा लिखो। अब मैं आपसे क्या करवाऊंगा, सीरियल नंबर करके एक नई लिस्ट लिखवा रहा हूं। ये लिस्ट किस चीज की बन रही है, पॉइंट्स जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में एग्जामिन होते हैं। लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बना रहे हैं और समझ रहे हैं उन पॉइंट्स को जो प्रैक्टिकल में आते हैं। मुहित बिल्कुल मिल जाएगा बेटा, मगर अभी इस पे तवज्जो करो जो मैं पढ़ा रहा हूं। लिस्ट बना रहे हैं हम किन पॉइंट्स की, जो प्रैक्टिकल में एग्जामिन होते हैं, न्यूमेरिकल के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आज लिस्ट में पहले वाले पॉइंट्स कवर होंगे, रिमेनिंग कल कवर होंगे, फिर इतनी स्टेज तक हम पहुंच जाएंगे कि परसों पास पेपर कर रहे होंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 लिखो बेटा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स। और ये लिस्ट इस तरह बनेगी बेटा कि आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, तो मैं मिला के भी कवर करवाऊंगा। जैसे इसके साथ एक और पॉइंट मिलेगा वो भी लिखूंगा, तो 2-3 पॉइंट्स हम आज कवर करेंगे। हेडिंग इसकी क्या है बेटा, पॉइंट्स या की पॉइंट्स। हम ना की पॉइंट्स फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, की पॉइंट्स पर। और यकीन करो ये तुम्हें इतना आसान कर देगा, इतना आसान, तुम्हें टेंशन की, वरना ढूंढते रहते रिवाइज कहां से करोगे, इधर से करोगे, इस लिस्ट को देखोगे, उठाओ पास पेपर हो जाएगा। की पॉइंट्स फॉर प्रैक्टिकल है, पहला क्या बेटा, क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्लेम इनपुट। अब मुझे बताओ इनपुट टैक्स क्लेम करने का मतलब क्या है। इनपुट टैक्स, आईपीटी इनपुट टैक्स बेटा, इनपुट टैक्स ये वो सेल्स टैक्स है जो हम परचेज पे करते हैं खलील। आईपीटी मींस इनपुट टैक्स, ठीक है, इनपुट टैक्स। मुझे एक बात बताओ, इनपुट टैक्स क्लेम का क्या मतलब है। क्लेम, क्लेम वर्ड का मतलब होगा आउटपुट से लेस करना। आउटपुट से लेस करने के लिए मल्टीपल वर्ब्स यूज होंगे। क्लेम भी बोल सकते हैं हम, डिडक्ट भी बोल सकते हैं, क्रेडिट भी बोल सकते हैं। 3 चीजें ये कॉमनली सेल्स टैक्स का लॉ इस्तेमाल करता है। इनपुट टैक्स क्लेम हम बोले, क्लेम, इनपुट टैक्स डिडक्ट बोले या इनपुट टैक्स क्रेडिट बोले, इन सब का मतलब एक ही होगा कि इनपुट आउटपुट से डिडक्ट हो रहा है। मैंने इनपुट क्लेम किया, क्या मतलब, आउटपुट से डिडक्ट किया। मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या मतलब,
सही है, क्लियर हो ना इस पे। अब मुझे बताओ, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्लेम परचेज दिखाने से क्या होता है? परचेज दिखाने से क्या होता है? परचेज दिखाने से क्या होता है? सेल्स टैक्स में परचेज दिखाने से क्या होता है? फायदा कि नुकसान? तो लोग परचेज में तो कहते हैं हमने इंडिया आधा खरीद लिया है, अफगानिस्तान के 2 पहाड़ मेरे, ठीक है, ज्यादा परचेज दिखाते हैं, ठीक है, परचेज ज्यादा दिखाएंगे, सेल में कम। क्यों? अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने टैक्स इवेजन करना हो, टैक्स न देना हो, क्या करेगा? सेल को छुपाएगा और परचेज को बढ़ाएगा और सेल को छुपाएगा। एक रेस्टोरेंट का टैक्स ऑडिट किया हमने, रेस्टोरेंट, ठीक है, इनपुट टैक्स जब देखा, जो इनपुट टैक्स उसने मसालों पे, मसाले थे ना, उसकी परचेज दिखाई दी, परचेज, उस पे कहा मैंने इतना इनपुट पे किया है, इनपुट इतना ज्यादा था, इसका मतलब मसाले बहुत ज्यादा आए, तो सेल भी बहुत ज्यादा हुई होगी, सही है ना? जब मसाले ज्यादा आए तो सेल भी ज्यादा हुई, सेल ज्यादा नहीं हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मसाले खिलाते हो क्या? मतलब मसाले जो है ना, वो मसाले जो है वो क्या तुम वो खिलाते हो का? क्यों? क्योंकि उससे रेलेवेंट सेल तो दिखाओ। अब लोग लालच में पकड़े जाते हैं, अपनी सेल पूरी, अपनी परचेज पूरी दिखाते हैं, सेल कम दिखाते हैं, तो परचेज फंसा देगी ना तुम्हें। कितनी परचेज पे? 1 किलो पे कितनी रोटियां बननी चाहिए? वाह यार, तू, मैं तुझे फंसा रहा था, तू बच गया। इनको नहीं पता, वाकई सही बात है ये, इसका मतलब घर पे काम नहीं करते तुम लोग। मुझे पता है 8 रोटियां बनती हैं। तो मैंने भी किसी से पूछा था, बनाई नहीं है। अगर 1 किलो आटे पे 8 रोटियां बननी चाहिए, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द रोटी पे भी। अगर 1 किलो आटे पे 8 रोटियां बननी चाहिए, बंदा कहता है मैंने 3 बनाई, बंदा कहता है 3 बनाई, इसका मतलब सेल छुपा रहा है। अब सुनो, इसका मतलब क्या है? परचेज बढ़ाना और सेल छुपाना 2 तरीके हैं। तो कानून ने उसे क्या कहा कि अगर तुम्हें इनपुट चाहिए ना, तो तुम साबित करो कि तुमने परचेज भी किया है कि नहीं किया। तुम्हें परचेज साबित करना पड़ेगा ना, उसके लिए यू मस्ट हैव सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, यू मस्ट हैव सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स तेरे पास नहीं होंगे, इनपुट टैक्स नहीं दिया जाएगा। समझ आया इस टॉपिक को? इस टॉपिक का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स, विच मीन्स कि आपके पास इनपुट है, परचेज किया कि नहीं किया साबित करोगे। कैसे साबित करोगे? इन केस ऑफ लोकल, in case of local purchases, in case of local purchases, आपके पास होनी चाहिए इनवॉइस, परचेज इनवॉइस होनी चाहिए। वैलिड परचेज इनवॉइस का मतलब क्या होता है? न सिर्फ वो आपके पास इनवॉइस हो, बल्कि इन द नेम ऑफ बायर होनी चाहिए। रजिस्टर्ड पर्सन को कहते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब होता है टैक्स पेयर, उसके अपने, उसका नाम भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी होने चाहिए। इसका मतलब प्रॉपर वाली इनवॉइस हो, वैलिड हो, इनवॉइस होनी चाहिए, परचेज इनवॉइस। अब मैं आपसे एक मिसाल सवाल पूछता हूं, आप हैं सोल प्रोप्राइटर, आपने एक ऑर्डर किया 5 लाख की परचेजेस का, आपका अपना नाम समंदर खान, बिजनेस का नाम पहाड़ खान, जो। अब सुनो, आपका ऑर्डर चूंकि कॉल आपके अंकल ने की थी,
इनवॉइस भी अंकल के नाम की आ गई। ये पास के पेपर से बता रहा हूं, ये 4 दफा ये बात एग्जामिन की उसने। कभी अंकल के नाम की इनवॉइस आ गई, कभी कंपनी के सीईओ के नाम की इनवॉइस आ गई। बताओ इनपुट क्लेम हो सकता है? इनपुट हो सकता है? ना सिर्फ इनवॉइस हो बल्कि आपके अपने नाम पे हो, बिजनेस के नाम पे हो, इनपुट उसी वक्त मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं पिछले सवाल पे जाऊं और यहां आपसे रिकैलकुलेशन करवाऊं, सुनो मैं इसमें एक नोट ऐड कर रहा हूं। परचेजेस कितनी थी मेरी? परचेजेस कितनी थी? रॉ मटेरियल की परचेज कितनी थी? 5 मिलियन की परचेजेस थी मेरी रॉ मटेरियल की। इसमें से 2 लाख ऐसे थे जिसकी मुझे अभी तक इनवॉइस नहीं मिली। अगर मुझे 2 लाख रुपए ऐसे थे परचेस की जिसकी अभी तक इनवॉइस नहीं मिली, मुझे बताओ इनपुट कितना क्लेम होगा? अगर मुझे 5 मिलियन में से 2 लाख रुपए की इनवॉइस नहीं मिली तो उस 2 लाख रुपए का इनपुट मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इनपुट लेने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? ऐसे ही पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे और पास पेपर कर पाओगे, एक एक करके ऐड होगा। टू क्लेम इनपुट टैक्स यू नीड टू हैव सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, एंड वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? परचेज इनवॉइस इन द नेम ऑफ द टैक्स पेयर। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अगर वो इस तरह इंफॉर्मेशन देगा, ये हम अगली कल की क्लास होगी उसमें ये चीजें ऐड करूंगा। अब दूसरा पॉइंट, परचेजेस लोकल हो या परचेजेस इंटरनेशनल हो, है तो परचेजेस। परचेज की दूसरी किस्म कहलाती है इंपोर्ट्स। आप इंपोर्ट भी तो करते हो। अब आपने इस वजह से दूसरा पॉइंट साथ में इसके सीखना है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट का मतलब, पहला पॉइंट मैंने आपसे क्या लिखवाया? पहला मैंने आपसे पॉइंट ये लिखवाया कि आप लिखोगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब आप दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो बेटा दूसरा पॉइंट, साथ साथ क्योंकि नंबरिंग चलती रहेगी। दूसरा पॉइंट लिखो इंपोर्ट्स। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स क्या है? परचेजेस या सेल्स? परचेजेस। परचेजेस है ना। इंपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं? बाहर से चीजें मंगा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि जब हम, गौर से देखना मेरी बात, हमने अभी भी क्या कहा था? अब ये पॉइंट मेरा तकरीबन लास्ट है आज का, इसके बाद मैं कोई मेजर चेंज नहीं करूंगा, मगर पिछले कुछ पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये पॉइंट वो है जिसमें ज्यादा से ज्यादा तवज्जो चाहिए तुम्हारी। ठीक है, अब तक जितनी तवज्जो थी उसमें से हाईएस्ट लेवल पे इधर आ जाओ मेरे पास, मेरी तरफ सुनो। मुझे एक बात बताओ, इंपोर्ट्स हमने कहा था कि लायबिलिटी टू पे किस पे है? सप्लायर पे। ओके, तो लोकल की एक एग्जांपल सुनो। लोकल ये है कि ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है वो लाइन के नीचे है, गरीब लोग हैं, और ये है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो लोकल एक पहले एग्जांपल बनाते हैं। लोकल देसी, देसी ये है कि एक सप्लायर था पाकिस्तान में और एक बायर था पाकिस्तान में, और ये एफबीआर तो है ही पाकिस्तान। तो हुआ क्या, इसने सेल की किसे? बायर को 1 लाख रुपए की। तो एफबीआर को इसको कितने पैसे देने पड़े? 17,000 रुपए देने पड़े। और वही 17,000 रुपए किसकी जेब से निकले थे? बायर की जेब से निकले थे। तो टैक्स किसने पे किया? हकीकत एफबीआर को तो पे सप्लायर ने किया, मगर हकीकतन किसने पे किया? बायर ने। आ जाओ इस बायर को थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं, दूसरी एग्जांपल की तरफ। इधर साइड पे बिल्कुल सही कह रहे हो, सरकारी लोग हैं ना, जानते हो, घर में कोई सरकारी बंदा तो नहीं है, साइड पे आ जा। हाँ, तो बी पाकिस्तान में है बेटा, मगर ये जो सप्लायर है ना ये यूएस में, सप्लायर इधर बैठा हुआ है। इन अदर वर्ड्स इंपोर्ट्स हो रही हैं सेम वैल्यू की, सेम वैल्यू। जब लोकल ट्रांजैक्शन हुई थी तो 1 मिलियन की थी, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। तो टैक्स एफबीआर के पास कितना आया था? 1,70,000। आपने कैसे कैलकुलेट किया 1,70,000? दिमाग लगाया ना, मुश्किल काम था भाई। 17,000 रुपए जो था वो 1 लाख की सूरत में था,
हमने उसको 10 लाख कर दिया, 17% 170 हो गया। यही अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स था, यही इंपोर्ट्स की अमाउंट थी। कितनी थी इंपोर्ट की अमाउंट? 1 मिलियन, 10 लाख रुपए के हमने इंपोर्ट्स किए हैं। अब जरा सोचो बायर को टैक्स तो देना पड़ेगा। बायर लोकली परचेज कर रहा था तब भी टैक्स देना, बायर इसलिए टैक्स पे करेगा, कंजप्शन टैक्स है उस पे जाएगा, फिर वो पास ऑन करता करता एंड कंज्यूमर तक जाएगा। अब हम इस B2 को B2 को कहते हैं कितने की परचेज? 1 मिलियन, 10 लाख रुपए सर। ओके, लोकल परचेज करते तो तुम्हें 10 लाख के अलावा 1,70,000 देना पड़ता? हाँ देना पड़ता। और तुम्हारे लिए वो क्या बनता? इनपुट टैक्स। करेक्ट, बाहर का इनपुट टैक्स बनता है ना। फिर तुम बेचते, उस पे बनता आउटपुट टैक्स, उसे लेस कर लेते। अब सुनो, इसे कहा जाएगा, वही काम यहां पे भी करो। लोकल परचेस में जो होता है वही चीज इंपोर्ट में होगी, मगर थोड़ा सा फर्क के साथ। फर्क इसलिए कि अगर तुम ये 10 लाख रुपए के साथ 1,70,000 अमेरिका भेजोगे, क्योंकि तुम्हें सप्लायर को टैक्स देना होता है, फिर सप्लायर गवर्नमेंट को देता है, क्योंकि लायबिलिटी टू पे किस पे? सप्लायर पे। अब अगर हम ये काम इंपोर्ट में भी ऐसे करें तो 1,70,000 जाएंगे तो सही, आएंगे नहीं, क्योंकि मुल्क से बाहर बैठे। तो सरकार करीब जाके कहती है उसको, B2 को 1,70,000 देने ही है ना, मुझे दे दो। तो सप्लायर भी तो मुझे ही देता, वो बाहर जाते, ईमानदार लोग हैं बाहर वाले, वापस भेजेंगे। तो इतना सब्र मुझसे होता ही नहीं है कि इंतजार करूं नोट अमेरिका जाएं, पाक साफ हो जाएं, बरकत डल जाए उनमें और वापस होकर आ जाएं। छोड़ो, डायरेक्ट दे दो, क्यों मेरे पास ही तो आने। अब सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर गया मैं। क्या कि एक केस में FBR बायर की तरफ भी देखता है। तो लायबिलिटी टू पे मैंने लिखवाया था आपको, मैंने कहा था किसी वक्त के लायबिलिटी टू पे 2 लोग होंगे, पहला लिखवाया, दूसरा खाली छोड़ा। अब जाओ खाली पे लिखो जाके नोट्स में अपने पास, क्या लिखा था? लायबिलिटी टू पे सप्लायर पे है, नंबर 2 खाली छोड़ा था। लिखो, क्या लिखोगे? इंपोर्टर पे है। शाबाश बेटा। नंबर 2 नोट्स लिखो बेटा। मैंने क्या कहा था तुम्हें? कहा था ना कि VAT मेथड में, शुरू की क्लास में मैंने कहा था, VAT मेथड में लायबिलिटी टू पे सप्लायर पे दूसरा नंबर लिख के मैंने छोड़ा था, याद है तुम लोगों को? उस पे जाके क्या लिखोगे? क्यों लिखोगे? इसलिए कि लायबिलिटी टू पे 2 लोगों पे होती है इन केस ऑफ ये लोग। अब आ जाओ लायबिलिटी टू पे किस पे? सप्लायर पे। कब बेटा, बात तो करो, कब? जब लोकल सप्लाईज हो। शाबाश बेटा। जब क्या हो? लोकल सप्लाईज हो। और दूसरा बंदा कौन है? इंपोर्टर। इस पे भी लायबिलिटी है, मगर कब? बोलो मेरा बेटा। जब क्या हो? क्या बोलते हैं उस इंटरनेशनल सप्लाई को? इंपोर्ट्स। अब कंप्लीट बात करना, वरना चाय बची है तुम्हें मारने के लिए थोड़ी सी। कंप्लीट बात करना, इस VAT मेथड में लायबिलिटी टू पे किस पे है? अधूरी बात कर दी ना बेटा। अब तुम्हें तो, तुम बेटी की तरह, तुम्हें चाय भी नहीं मार सकता। 2 बातें करो, एक नहीं। लायबिलिटी टू पे किस पे है? 2 लोगों पे, एक सप्लायर पे, एक इंपोर्टर पे। सप्लायर पे कब? जब लोकल सप्लाई हो। हम जब पाकिस्तान के अंदर ट्रांजैक्शन करेंगे ना, सरकार का बाहर से ताल्लुक, मगर जब इंपोर्ट्स होंगी तो बाहर से ही ताल्लुक है, क्योंकि सप्लायर बाहर बैठा है। ठीक है, समझ आ गई आपको बात? अब मुझे एक बात बताओ, जब किसी ने बेटा, ये वाली बात, जब किसी ने इंपोर्ट्स की होंगी तो वो बायर है या सप्लायर है? बायर है ना। सेल्स टैक्स उसको भी देना पड़ेगा। किसे देगा वो सेल्स टैक्स? FBR को। सप्लायर को तो नहीं पे करेगा ना।
कितनी वैल्यू से? 17%। किस 17% किस पे लगाओगे? अब सप्लाई तो होगी नहीं ना, तो अंग्रेजी तो चेंज करना यार। एक्चुअल परचेज का भी नाम है मेरे ध्यान, जहां पे वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं। 17% ऑफ इंपोर्ट वैल्यू, 17% परचेज है, इंपोर्ट वैल्यू है, तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा इसको? बोलो भाई कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? उतना ही जितना पहले था, 1,70,000 इसको पे करना पड़ा। तो आप मुझे बताओ, ये 1,70,000 इंपोर्टर के लिए सेल्स टैक्स जो उसने पे किया, आउटपुट टैक्स है कि इनपुट टैक्स है? आउटपुट टैक्स है कि इनपुट टैक्स है? आउटपुट टैक्स है कि इनपुट टैक्स है? परचेज है, इनपुट टैक्स है, जिसे मैं बाद में लेस भी करूंगा, जब सेल करूंगा तो उस वक्त लेस भी करूंगा। तो मुझे इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स, सुन लो, इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली देना होता है परचेज वैल्यू पे, और वो इनपुट टैक्स होता है। तो साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट भी तो चाहिए कि मैंने इंपोर्ट्स की थी या नहीं थी। लोग ऐसे जबरदस्त किस्म के ना, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, सिस्टम्स कनेक्टेड थे, जब मैनुअल हुआ करती थी ना चीजें, क्या कहते थे? सर 3 मिलियन किलोग्राम मैंने इस चीज की इंपोर्ट कर दी। हम कहते थे तो पाकिस्तान नहीं करता, तुमने कर दी? हाँ कर दी इंपोर्ट्स। कस्टम वालों से पूछे, कहते इसकी टोटल प्रोडक्ट 2 kg भी पाकिस्तान में नहीं है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि इंपोर्ट्स हुई कि नहीं हुई? पेपर वर्क तो दिखाओ, पेपर वर्क तो दिखाओ। आपकी परचेज के लिए पेपर वर्क होता है? हाँ। इनवॉइस। इंपोर्ट के लिए पेपर वर्क होता है? हाँ। तो कस्टम्स के पास हम एक डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं। अब आपको इसका नहीं पता, मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा। उसे कहते हैं गुड्स डेक्लेरेशन, गुड्स डेक्लेरेशन, GD, या बिल, इसका एक दूसरा अनकॉमन नाम है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, बिल ऑफ एंट्री। सुनिएगा, सबसे पहले मैंने एक माल मंगाया, कंटेनर आ गया, कॉल आ गई, हाँ जी आपकी चीजें आ गई हैं। मैं चला गया पोर्ट पे। पोर्ट पे सबसे पहले मैं क्या कहूंगा? आप भाई चीजें दो मुझे। आप कौन हो? ऐसे कैसे आ गए? मुंह आपकी चीजें। पहले तो बताओ क्या मंगाया है, क्या मंगाया है भाई? डिक्लेरेशन तो दो, बताओ तो सही तुमने क्या मंगाया। मैं कहूंगा नहीं, ओपन करके चेक कर लो ना क्या मंगाया। हाँ, सबका हम ऐसे थोड़ी चेक करेंगे, बताओ ना ताकि हम चेक तो द डॉक्यूमेंट विच इंपोर्टर सबमिट्स, और क्या करता है वो? बताता है मैंने कौन सी चीज किस मुल्क से मंगाई, किस वैल्यू की थी, किस किस्म की थी, सारी डिटेल उसमें लिखी होती है। और उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं GD, गुड्स डिक्लेरेशन, कि मैंने ये मशीन थी चाइना से मंगाई, इससे फला चीज बनेगी। अब GD जब तक नहीं होगी आपके पास, तब तक इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में बेटा बस लास्ट पॉइंट एंड करने लगा हूं। पहला पॉइंट क्या था? लोकल परचेज की सूरत में क्या चाहिए? इंपोर्ट की सूरत में क्या चाहिए? GD, गुड्स। तीसरा है बेटा, हम अगर ऑक्शन में चीजें परचेज करते हैं और ऑक्शन करने वाली थी गवर्नमेंट, ऑक्शन करने वाली गवर्नमेंट है, तो पेमेंट गवर्नमेंट को हम कैसे करते हैं? ट्रेजरी चालान के थ्रू करते हैं। जैसे हमें फी पे करते हैं ना ट्रेजरी चालान के जरिए, वैसे ही यहां पे भी ट्रेजरी चालान होता है। ठीक है, कंप्लीट हो गई बात। ये था हमारा आज का कवरेज। एक दफा दोबारा मैं आपको क्विक रिकैप देता हूं इस वाले पॉइंट का। 2 पॉइंट्स मैंने आपको लिस्ट करवाए हैं। पहले मैंने आपको मेथड सिखाया पूरा, आज हमने सेकंड मेथड स्टडी किया है। वो सेकंड मेथड ये था हमारा, ठीक है ना। इस मेथड के थ्रू हमने सीखा पूरा का पूरा VAT का निजाम, कि कैसे कैलकुलेशंस होती हैं। और उसके बाद हमने क्या किया? एक प्रैक्टिकल करके देखा। उसके बाद हमने क्या कहा? दोनों मेथड्स को कंपेयर किया। और उसके बाद हमने कहा कि की पॉइंट्स अब हमने लिस्ट करके समझने। वो की पॉइंट्स कौन से हैं? 2 हैं। एक, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन से हैं, और दूसरा इंपोर्ट्स की सूरत में क्या होता है।
डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है 3, एक इनवॉइस, दूसरा जीडी और तीसरा ट्रेजरी चालान। इनवॉइस कब चाहिए होता है? जब लोकल परचेज हो। जीडी कब चाहिए? जब इंपोर्ट हो। और ऑक्शन में अगर हम परचेज करेंगे तो ट्रेजरी चालान चाहिए। अगर हमने परचेजेस की हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, और अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमें इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। तो क्लेम इनपुट टैक्स हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हमने परचेजेस की थी। और फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि इंपोर्ट भी एक किस्म की परचेज है, उस वक्त भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है, मगर सप्लायर को नहीं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को। ये वो इनपुट टैक्स है जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं, फिर हम आगे चल के सेल करेंगे, उसमें से लेस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज चीजें समझ आई होगी। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का मतलब ये है कि जो शाम के टाइम पे कल क्लास होगी, मोरालेस इसी टाइम पे, और वो क्लास आपके प्रैक्टिकल के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद ही कोई सेल्स टैक्स की क्लास इंपॉर्टेंट हो। तो लाजमन उसको अटेंड करना ताकि आप फिर परसों एक प्रैक्टिकल कर सको आईकेएम के पास पेपर्स में से। ठीक है बेटा, कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन के बच्चों बेटा चीजें समझ आई आपको? लोकल परचेज में इनवॉइस चाहिए। जी बेटा, क्या सवाल है आपका वली? खलील, जो इशू है बेटा वो आप डिस्कस कर लो मुझसे। फॉरेस्टर वाली एग्जाम्पल में चलो बेटा करते हैं डिस्कस। सर फाइलिंग ऑफ रिटर्न की ड्यू डेट 18 है, 18 ऑफ नेक्स्ट मंथ, और पेमेंट की जबकि 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ है। सर जब तक हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो पेमेंट कैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमें रिटर्न बनाना और फाइल करना दो अलग बातें हैं। हमने पहले उसको सिस्टम पे बना लेना। परचेज की डिटेल पे हमने इनपुट देखे, सेल की डिटेल पे हमने आउटपुट देखे, लेस कर लिए, पेएबल आ गया ना, फिर पे कर जाके पे कर दिया। अब हम आराम से उसको अपलोड करेंगे, बना लेंगे। अपलोड करने के लिए 3 दिन। इंपोर्टर गवर्नमेंट को टैक्स देगा। जी बेटा, मोशन गवर्नमेंट को पे करेगा। बायर कौन सा टैक्स पे करता है? इनपुट टैक्स। जब परचेज होता है तो इनपुट टैक्स, सेल होता है तो आउटपुट टैक्स। सेल होता है तो आउटपुट टैक्स, और परचेज होता है तो इनपुट टैक्स है, दोनों सेल्स टैक्स। ऑक्शन गुड्स पर मोहिश बेटा आपने क्या कहा है? लोकल परचेज में सेकंड पॉइंट क्या है? लोकल परचेज में बेटा सेकंड पॉइंट ये है कि इनवॉइस होना चाहिए उस बंदे के अपने नाम पे, और इनवॉइस पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी मौजूद हो, ये लिखा है। ऑक्शन गुड्स का अगर ऑक्शन होगा तो उस केस में क्या करते हैं? ट्रेजरी चालान होता है। ट्रेजरी चालान जब गवर्नमेंट को पे करते हैं तो वो ट्रेजरी चालान डॉक्यूमेंट कहलाता है। फी भी आप इसके थ्रू पे करते हो। फॉरेस्टर वाले एग्जांपल में फॉरेस्टर को एंड में कितना बचेगा, एक फॉरेस्ट को खुद जो बचेगा ना, एक बात सुन लो वलीद और जो बच्चा मुझे सुन रहा है, कि टैक्स और वैल्यू अलग अलग रखे जाते हैं। 1 लाख में से टैक्स लेस नहीं होता, उसके ओवर एंड अबाव होता है। तो जब उसने सेल की थी 1 लाख रुपए की तो 1,17,000 रिसीव करेगा। 1 लाख अपने लिए, 17,000 टैक्स का, तो वो माइनस नहीं होगा उस 1 लाख में से, वो ओवर एंड अबाव होता है। ठीक है, तो फॉरेस्टर को बचेगा वही जितना उसने सेल किया, 1 लाख रुपए। ऑक्शन का 17, ये गवर्नमेंट को 17 पर, यस, जो भी परचेजेस करेंगे हम गवर्नमेंट को 17 पे करेंगे। इंपोर्ट के केस में टैक्स वैल्यू सेलिंग प्राइस में तो देखो ये कल के लिए रोक लो बेटा। इंपोर्ट की सूरत में क्या होगा, मैं आपको इतना बता दूं कि इंपोर्ट की सूरत में हमने इंपोर्ट जितने पे किया है, इंपोर्ट वैल्यू, उस पर टैक्स लगा। से हमने इंपोर्ट किए 10 मिलियन की, तो 10 मिलियन की परचेजेस हो गई हमारी, उस पर 17% टैक्स बन गया हमारा। फिर उस 10 मिलियन को हम बेचेंगे, जब बेचेंगे तो उस पर आउटपुट टैक्स आएगा और उसमें से हम इनपुट लेस कर लेंगे बेटा। वही पॉइंट है जो पहले पढ़ा हमने। सर ये ट्रेजरी चालान क्या है बेटा? गवर्नमेंट को पे करने के लिए एक पेमेंट फॉर्म है। जब आप फी पे करते हो ना आईकेएफ को, जो फॉर्म फिल करते हो पेमेंट का बैंक में, उसको ट्रेजरी चालान कहते हैं। वही चीज यहाँ पे भी है, ट्रेजरी चालान गवर्नमेंट की पेमेंट होती है बेटा। और कोई ऑनलाइन वाला बच्चा सवाल बेटा? जी, लोकल परचेज पे जो इनवॉइस में रजिस्टर्ड नंबर लिखा है दोनों का, उस समय ये रजिस्ट्रेशन नंबर बायर और सप्लायर दोनों के लिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर बायर का भी होगा और सप्लायर का भी होगा। ठीक है, आईपीटी डॉक्यूमेंट्स में इंपोर्ट है, 2 में इंपोर्ट्स है या डिफरेंस? देखें ये आप कहां से सवाल पूछ रहे हैं बेटा आईपीटी का?
इंपोर्ट की सूरत में इंपोर्टर वाली दोबारा बता दें बेटा। इंपोर्टर जब ये यहाँ पे आ जाओ, इंपोर्टर ना, ये बी इंपोर्टर है। 10 लाख रुपए किसने इंपोर्ट की, 10 लाख रुपए पे ये पेमेंट करते वक्त एफबीआर को, ये जो टैक्स था ना इस पे, बायर जो पे करता है वो डायरेक्टली एफबीआर को पे कर देगा। क्योंकि इसकी तरह एफबीआर अगर उसको, बायर यहाँ था तो पहले क्या हो रहा था, बायर पेमेंट कर रहा था सप्लायर को और सप्लायर फिर गवर्नमेंट को पे करता है। यहाँ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सप्लायर बाहर बैठा है, तो उसके थ्रू पेमेंट आएगी, क्या होगा, सप्लायर के पास पैसे गए फिर वापस एफबीआर के पास आए। ऐसे नहीं होगा, टैक्स बायर ही देता है। जैसे इसने लोकल में दिया था, इधर भी बायर ही पे करेगा। ठीक है बेटा। फॉरेन सप्लायर कैसे टैक्स करेगा, नहीं करेगा फॉरेन सप्लायर ना, तभी तो उसको, तो फॉरेन सप्लायर जो होगा उसके मुल्क में उसकी टैक्स होगी, यहाँ तो नहीं होगी ना। सर इन नटशेल देखें तो सप्लाई चेन कंज्यूमर टैक्स हाफ ऑफ द टैक्स पे करता है, जैसे कि 17 लाख, नहीं ऐसे नहीं है। कंज्यूमर सारा टैक्स पे करता है, सारा का सारा टैक्स जो होता है वो कंज्यूमर पे पास ऑन हो जाता है। सब टैक्सेस पे करते हैं, मगर वो टैक्सेस पे पास ऑन करके कंज्यूमर के ऊपर डाल देते हैं। एक्सपोर्ट की बात कल आएगी, एक्सपोर्ट पे हम टैक्स नहीं लगाते, 0% है बेटा मोइस, 0% टैक्स होता है एक्सपोर्ट पे। हम चाहते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, तो बाहर वाले लोग यहाँ से खरीदें, उसको इनकरेज करने के लिए हमने 0% टैक्स लगाया, जीरो रेटेड कहलाता है। टैक्स कंज्यूमर ही पे करता है। जी बेटा विलिया जी, ऐसा ही है बेटा। जी आप पूछो। फॉर्म जमा करना, जब से हम पे करें तो फॉर्म जमा करना बाद में पेमेंट करेंगे ऑनलाइन। असल में पहली क्लास में शायद आप नहीं थे, मैं बताता हूँ फिर मैं समझा, तो कोई टेंशन नहीं है, आपने फिर समझ पाओगे। ऑनलाइन रिटर्न जब नहीं था, मैनुअल था, तो लोग एफबीआर आके जमा करते थे 15 तारीख पे, तो लाइबिलिटी 15 तारीख पे ही पे करके 15 तारीख पे ही वो सारा कुछ कर लेते थे। अब ये हुआ कि जब ऑनलाइन हुआ, तो ऑनलाइन होने की सूरत में थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज ये हुआ कि ऑनलाइन में प्रॉब्लम यहाँ आया कि वेबसाइट में वो स्लो हो गई, तो फॉर्म ही नहीं जमा हो रहा। अब क्या करें, तो कहा गया अच्छा, चूंकि इंटरनेट स्पीड के इश्यूज थे, तो फिर वो 3 दिन बढ़ा दिए गए, तो बना हम 15 तक लेंगे ताकि हम टैक्स पे कर सकें, जमा करा सकें। टैक्स पे हो गई जो रिटर्न नहीं, रिटर्न सिर्फ बता रहा है कि रिपोर्टिंग इतनी की हुई, उसमें जहां लिखते हैं ना हम टैक्स इतना पे किया, उसके आगे एक कोड डालना पड़ता है पेमेंट का, वो बैंक से चली करता है कि पेमेंट आई कि नहीं आई, तो हम मुझे फाइल देते हैं उसका वो कोड करना पड़ता है। ये इंपोर्ट वाली बात जो है, ये यहाँ पे भी आपने इंपोर्ट की बात दिखाई है डॉक्यूमेंट्स में, और फिर अलग आपने पॉइंट नंबर असल में हाँ, ये अब मुझे समझ आया। उस बच्चे ने भी पूछा था, एक बच्चे ने कहा कि 2 जगह पे लिखा है। ये 2 जगह इसलिए लिखा है कि इधर डॉक्यूमेंट्स और इधर उसका कॉन्सेप्ट। नंबर 2 पे कॉन्सेप्ट समझाया है और नंबर 2 पे बताया है कि ये परचेज है, इनपुट मिलता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू मिलता है वो समझाया, और नंबर 1 पे बताया कि डॉक्यूमेंट कौन सा है उसका। अच्छा सर, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपने बताया, जीडी बताया और बिल ऑफ एक्सचेंज, 3 बताए, 3। इंपोर्ट की बात, इंपोर्ट एक ही डॉक्यूमेंट है, ये इसका दूसरा नाम है, सिनोनिमस है। जीडी इंपोर्टर खुद करता है, जीडी भी रिटर्न की तरह एक फॉर्म है। नहीं, वो रिक्वायर्ड नहीं है सर, बोथ आर सेम। जी बेटा बोथ आर सेम। सर जिस तरह वो गवर्नमेंट ने सप्लायर जब वो बाहर से इंपोर्ट करता है तो सप्लायर को छोड़ दिया था, इंपोर्टर को लगा दिया था, तो सर इसी तरह ये भी तो हो सकता है कि आप हर सप्लायर को ना लगाएं, सिर्फ आप रिटेलर पे लगा दें तो सारा टैक्स उसी से ले ले पास। असल में मसला ये है कि रिटेलर को मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि नंबर इतना ज्यादा है रिटेलर्स का कि गवर्नमेंट के लिए उससे टैक्स लेना मुमकिन नहीं है, फिजिबल नहीं है। लेकिन जब अब तो मैन्युफैक्चरर से भी ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले रहे हैं, रिटेलर से भी ले रहे हैं, अब तो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, मगर उसमें ये हो रहा है कि हम जब पूरे सप्लाई चेन को कवर करते हैं ना, तो पूरे सप्लाई चेन में क्या होता है कि वो एक मैकेनिज्म बन जाता है। मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है कि ऊपर से जो लोग बंदा होता है उसके थ्रू उसको दूसरे को पकड़ते हैं। नंबर का मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इवन रिटेलर्स की जब बात करते हैं कि सिर्फ रिटेलर से टैक्स कलेक्ट किया जाए, आइडियल जिसको कहते हैं ना, बहुत आइडियल पॉइंट रिटेलर ही, बहुत आइडियल पॉइंट है, मगर फिजिबल नहीं है।
सारा उससे नहीं ले सकते, मैन्युफैक्चरर से जितना उसने वैल्यू एड किया उस हिसाब। देखो रिटेलर ने आखिर में 2 लाख का बेचा था, मगर गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया, 8,000। तो इसका मतलब है कि वहां अगर वो कंप्लायंस नहीं भी होती तो रिटेलर का नंबर ज्यादा है ना, वहां लीकेज हो जाता है, वो टैक्स नहीं देते या गवर्नमेंट नहीं ले पाती, तो वो ऊपर वाली स्टेज से तो टैक्स आ चुका है ना। और दूसरी बात देखो बेटा, असल में आप जो बात कर रहे हो मैं उसको समझ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि सारा सब कुछ छोड़े रिटेलर से टैक्स ले, सब छोड़ के सिर्फ रिटेलर पॉइंट पे आ जाए, 10 रुपए टैक्स नहीं मिलेगा, यानी कि चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं होगा, मुमकिन ही नहीं है, दुनिया में नहीं होता, हमारे यहाँ कैसे होगा, मुमकिन ही नहीं है। वो आप किस रिटेलर तक जाओगे बताओ, इतनी ज्यादा नंबर। तो इसीलिए इस मैकेनिज्म के अंदर रहते हुए रिटेलर से थोड़ा सा टैक्स अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो बाकी सिस्टम तो दे रहा है ना। सर मेरी ना आपसे ये रिक्वेस्ट है, एक सेकंड बस, उसको मैं जवाब, मैं अभी आपको जवाब देता हूँ, आप रुको जरा। ऑक्शन बेटा वो जो होता है ना, ऑक्शन का मतलब होता है बिडिंग करना। मसलन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी पुरानी गाड़ियां थी या कोई किसी से वो कुछ चीजें जब्त की थी, मसलन कस्टम्स वालों ने कुछ चीजें पकड़ी थी, एंटी नार्कोटिक्स किस डिपार्टमेंट्स करते हैं ना, जब्त करते हैं चीजें, तो उन्होंने अब उसको ना या तो जला दें या तो बेच दें। तो जब बेचते हैं तो वो बिडिंग कराते हैं, उस बिडिंग को ऑक्शन कहते हैं। 3rd शेड्यूल मेथड में बर्डन सिर्फ एंड कंज्यूमर पे, बीएटी में भी एंड कंज्यूमर पे, बर्डन हर केस में एंड कंज्यूमर पे होगा बिलाल, चाहे वो बीएटी मेथड होता है। आज वाली स्लाइड्स ओवरऑल ही भेजते हैं, बिल्कुल भेजता हूँ बेटा। ओवरऑल का क्या मतलब है, यूरो 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 कंप्यूटर, नाम तो लिखो यार। आज वाली का मतलब ये सारी ओवरऑल लिखा है तुमने, तो ओवरऑल का क्या मतलब है सर, इसमें ट्रेजरी चालान बेटा वलीद, जो आईकेप को आप फॉर्म पे करते हो, पेमेंट का फी पे करते हो ना, तो जो फॉर्म फिल करते हो उसको ट्रेजरी चालान कहते हैं। गवर्नमेंट को पेमेंट जिस डॉक्यूमेंट पे हम करते हैं वो ट्रेजरी चालान है, ठीक है। इस वजह से वही होगा। फॉरेन सप्लायर के लिए वो फॉरेन सप्लायर जो होगा ना उस पर टैक्स नहीं होगा, उसामा ये कल पढ़ेंगे कि फॉरेन सप्लायर ने सेल की, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं है, हम उससे टैक्स लगा ही नहीं सकते, हम तो सिर्फ पाकिस्तान में लगा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो टैक्स न्यूट्रल हो जाएगा। उसामा फॉरेन तो टैक्स हुआ ही नहीं ना उसको, उसके लिए ना आउटपुट टैक्स ना इनपुट टैक्स, हम लोकल से ही ले रहे हैं सर। मतलब हम गवर्नमेंट से लेंगे चीज इसमें, जी बेटा, जी जी, इसमें ऑप्शन मैंने इसलिए ब्रैकेट में गवर्नमेंट लिखा है। चलो बच्चों, थैंक यू, इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे लेके जाते हैं चीजों को। उम्मीद है कि चीजें समझ आएंगी आपको, ठीक है। अल्लाह हाफिज। जिस तरह रिटर्न